Hey everyone, सी ए वैभव जैन हियर और आज मैं बना रहा हूँ सिक्योरिटी वैल्यूएशन का थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने ये पूरा थ्योरी वाला पोर्शन कवर किया था। सो दैट इंक्लूडेड रिटर्न कंसेप्ट्स, इक्विटी रिस्क प्रीमियम, रिक्वायर्ड रिटर्न एंड डिस्काउंट रेट्स। फिर सेकंड पार्ट में मैंने वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स कवर कर लिया और आज अपन बचे हुए दोनों वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स करेंगे। तो आई होप पहले के दोनों पार्ट सबने देख लिए होंगे, उसमें अपन ने काफी कुछ कवर कर लिया ऑलरेडी। क्योंकि सो अपन चालू करते हैं आज के टॉपिक से, विच इज वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है मेरे को पता है, सबको पता है करके, बट स्टिल एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन। सो प्रेफरेंस शेयर इज अ बीच का आइटम इन इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। सो प्रेफरेंस शेयर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इन दैट व्हाट हैपेंस, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज guaranteed a payment of dividend और डिविडेंड के साथ उसको एक मेच्योरिटी वैल्यू मिलता है। सो इट इज हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि डिबेंचर्स में भी अपन इंटरेस्ट देते हैं और बाद में मेच्योरिटी वैल्यू देते हैं। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर में भी अपन देते हैं डिविडेंड एंड मेच्योरिटी वैल्यू। नाउ डिविडेंड कंपलसरी है कि नहीं है, वो दोनों टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। कंपलसरी पेबल वाले भी होते हैं और एक और होता है जिसमें ऑप्शनल पेमेंट होता है। सो देर आर बोथ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बट अपन वो डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। सो हैविंग सेड दैट, इक्विटी वाला पार्ट क्या होता है प्रेफरेंस शेयर में, कि प्रेफरेंस शेयर्स में पेमेंट जो होता है इट हैपेंस आफ्टर द डिबेंचर्स, फर्स्ट थिंग। तो उसका जो पेमेंट है वो सब्सिडियरी टू डिबेंचर्स होता है, सबऑर्डिनेट पेमेंट होता है। सेकेंडली क्या होता है, काफी बार कुछ केसेस में प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट्स इंक्लूड हो जाते हैं। थर्डली प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड मिलता है विच इज इन सम केसेस ऑप्शनल। तो ऐसा करके एक मिक्स एंड मैच बनता है दोनों का। नाउ प्रेफरेंस शेयर का अपन अगर वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, सो हाउ विल वी डू दैट, उसके लिए अपन इस चैप्टर के लिए दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स कंसिडर करेंगे। फर्स्ट विल बी रिडीमेबल, सेकेंड विल बी नॉन रिडीमेबल। ठीक है। सो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कौन से है, जिनमें डिविडेंड आएगा। लेट्स से 10 साल का प्रेफरेंस शेयर है, 10 साल डिविडेंड आएगा एंड देन मेच्योरिटी वैल्यू आएगा। नॉन रिडीमेबल ऑन द अदर हैंड, उसमें कोई मेच्योरिटी नहीं आएगा, बस डिविडेंड खाते जाएंगे। सो उसका मतलब क्या हुआ, रिडीमेबल का अगर अपने को वैल्यूएशन निकालना है तो व्हाट वी विल डू सिंपली इज पीवी ऑफ डिविडेंड्स प्लस पीवी ऑफ मेच्योरिटी वैल्यू। इसको मैं एमबी से मार्केट वैल्यू कोई ना समझ ले, मेच्योरिटी वैल्यू। ठीक है। तो ये कैसे हुआ, इसको अपन लिखेंगे अब डिविडेंड्स, लेट से 5 साल का है। सो पहले साल का डिविडेंड डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्लस D2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू द पावर 2। ऐसे करके 5वें साल का डिविडेंड को डिस्काउंट किए, प्लस 5वें साल का, अगर 5 साल का डिविडेंड है तो जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो भी 5वें साल पे आएगा। तो 5वें साल का जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो भी डिवाइड होएगा टू द पावर 5 से टू द पावर 6 करते हैं काफी लोग, जो गलत होता है। द लास्ट ईयर ऑफ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल ऑल्सो बी द लास्ट, और मतलब विल ऑल्सो बी द ईयर ऑफ पेमेंट ऑफ द मेच्योरिटी वैल्यू, राइट। तो इसको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में मैं लिखूं तो आई कैन से कि ये होएगा, लेट्स से D1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KP टू DN डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू द पावर n। KP इज बेसिकली रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर। तो जब मैं इक्विटी का करता हूँ तो KE यूज करता हूँ, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी। इसके मैं KP यूज कर रहा हूँ। जब मैं डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स पढ़ूंगा तो रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन बॉन्ड्स पढ़ेंगे, यानी उस केस में YTM होता है वो। एंड जैसे अपन ने FCFF पढ़ा तब वी यूज्ड KO, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ऐसा कर करके कॉस्ट ऑफ फर्म, तो ये डिफर करता है हर एक, अपन न्यूमरेटर में क्या ले रहे हैं, क्या चीज का वैल्यूएशन करें, उस हिसाब से डिनोमिनेटर में अपना जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो भी चेंज होता है, राइट। फिर MV यानी मेच्योरिटी वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू द पावर n। ये इसका एक स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने लिख दिया। अब सेकंड आता है नॉन रिडीमेबल। सो नॉन रिडीमेबल तो खैर काफी इजी है। नॉन रिडीमेबल इज सिमिलर टू द नो ग्रोथ इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन जो मैंने ऊपर कराया था। सो व्हाट हैपेंस, अब इसको इमेजिन करो कि सिर्फ डिविडेंड खा रहे हो, कोई मेच्योरिटी वैल्यू नहीं आ रहा है। सो इफ यू आर ओनली ईटिंग डिविडेंड्स, दैट मीन्स इसका जो वैल्यूएशन आएगा दैट विल बी डिविडेंड डिवाइडेड बाय KP, दैट इज द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, सिंपल एज दैट।
यहाँ 1 प्लस केपी नहीं होगा, सिर्फ डिवाइड बाय केपी होगा। तो लेट से अगर 5 रुपए डिविडेंड आ रहा है और 5% का कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, तो जो प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू होगा 100 रुपए होगा, क्योंकि 100 इंटू 5% हर साल 5 रुपए जेब के अंदर आएगा। सो सिंपली सेइंग यहाँ पे मेरा प्रेफरेंस शेयर का वैल्यूएशन खत्म हो जाता है। अब मेन जो है डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, इसमें काफी सारे टॉपिक्स है, काफी सारे कंसेप्ट्स हैं जो काफी लोगों के लिए नए भी होंगे। सो दैट इज वाई मैं इसको एसएम के साथ करूंगा। सो आई एम शिफ्टिंग टू द एसएम फॉर द लास्ट टॉपिक विच इज वैल्यूएशन ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। वैल्यूएशन ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, तो अपन आ गए अपने एसएम पे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला 8.1 बोलता है कुछ बेसिक कंसेप्ट जो सबको जानना चाहिए। फर्स्ट इज पार वैल्यू। पार वैल्यू क्या होता है मैं बताता हूँ। तो बॉन्ड के लिए ना क्या होता है, एक वो आता है, उसको क्या बोलते हैं, एक टर्म्स एंड कंडीशंस बेसिकली लिखा रहता है एक पेपर पे। सो उस पे क्या लिखा रहेगा कि आज हमारा बॉन्ड अगर हम मान लो 9,000 रुपए पे ले रहे हैं, तो वो बोलेगा कि भाई मेच्योरिटी पे आपको 10,000 रुपए देंगे, आपको 5% का कूपन देंगे, इतने साल का बॉन्ड है, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहते हैं, राइट। तो पार वैल्यू क्या हुआ, पार वैल्यू हुआ कि मेच्योरिटी पे मेरे को कितना रुपए देगा। अब लेट से मेच्योरिटी पे मेरे को बोल रहा है 10,000 रुपए देगा मेच्योरिटी पे, राइट। तो इसका मतलब आज के डेट पे जो मार्केट प्राइस है वो 3 चीज हो सकता है, या तो 10,000 से कम हो सकता है, लेट से 9,500, या 10,000 एग्जैक्टली हो सकता है, या फिर 10,500 रुपए भी हो सकता है, विच इज मोर देन 10,000, राइट। तो तीनों केसेस में मतलब 9,500 एक एग्जाम्पल ले, कुछ भी हो सकता है। तो 9,500 अगर मैं ले रहा हूँ, इट इज कॉल्ड द बॉन्ड या डिवेंचर इज ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट। अगर 10,000 का 10,000 है, इट इज ट्रेडिंग एट पार। एंड अगर 10,000 की जगह 10,500 रुपए, तो इट इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम। सिंपल। सो ये चीज याद रखना। तो पार वैल्यू क्या होता है, वैल्यू स्टेटेड ऑन द फेस ऑफ द बॉन्ड ऑफ मेच्योरिटी, यानी 10,000 मेरा पार वैल्यू है, और अगर मेरा बॉन्ड भी 10,000 पे ट्रेड हो रहा है, तो आई विल से कि द बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट पार। 9.5 पे तो बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट, एंड अगर 10.5 पे तो बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम। अब सेकंड होता है कूपन रेट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट। तो मैंने क्या बोला, वो पेपर जो देगा अपने को, आजकल वैसे डिजिटल है बट स्टिल जो पेपर आएगा, वो पेपर पे क्या लिखा रहेगा कि भाई आपको 5% दूंगा मैं। अब 5% हुआ मेरा कूपन रेट, बट वो 5% कब देगा वो इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या होएगा मैं बताता हूँ। देर आर मल्टीपल ऑप्शंस। एक एक आदमी बोलेगा भाई तू 1% पर मंथ ले लेना, यानी कि साल का 12% के आसपास होएगा, कंपाउंड करने का थोड़ा बढ़ जाता है। कोई बोलेगा कि नहीं भाई 1% पर मंथ नहीं, 3% पर क्वार्टर दूंगा मैं। या कोई बोलेगा तू 6% पर सेमी एनुअल लेना, हाफ ईयरली। या कोई बोलेगा तू 12% लेना, ठीक है। तो कितना परसेंट दे रहा है, दैट इज माई कूपन रेट, बट वो कब दे रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट। एंड एक बात याद रखना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट 1 होना जरूरी नहीं है। सो इट कैन बी लेस देन 1, इट कैन बी मंथली पेमेंट, इट कैन बी 2 मंथली पेमेंट, क्वार्टरली पेमेंट, हाफ ईयरली पेमेंट, एनुअल पेमेंट। तो दैट इज वाई दोनों चीज अपने को देखना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट के कारण वाईटीएम में पूरा चेंज हो जाता है कैलकुलेशन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इसमें काफी लोग गड़बड़ करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट को मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा लेटर स्टेज पे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट ये समझ के रखना। फिर मेच्योरिटी पीरियड। तो मेच्योरिटी पीरियड हो गया, मान लो 5 साल का बॉन्ड है। नाउ 5 साल का बॉन्ड है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरे को 5 बार कूपन, कूपन यानी इंटरेस्ट होता है, 5 बार कूपन मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि 5 साल का बॉन्ड है लेकिन मेरा क्वार्टरली पेमेंट हो रहा है, यानी एक साल में 4 पेमेंट आएगा, यानी 20 मेरे को कूपन्स मिलेंगे। और लास्ट कंसेप्ट आता है रिडेम्पशन का। रिडेम्पशन मतलब क्या होता है कि जब मैं बॉन्ड को रिडीम कर रहा हूं तो मेरे को प्रिंसिपल मिलेगा वापस। तो बुलेट, दैट इज वन शॉट रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एट पार और प्रीमियम, दैट इज माई रिडेम्पशन, ठीक है। तो रिडेम्पशन जो बुलेट स्ट्रक्चर है ना, बुलेट स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता है कि मान लो 5 साल का बॉन्ड है ना, 5 साल सिर्फ अपने को कूपन देगा, और 5वें साल के एंड पे सीधा रीपेमेंट करेगा, जो मेच्योरिटी वैल्यू है, प्री मतलब उसका क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल का, राइट। तो ये कुछ कंसेप्ट थे। नाउ बॉन्ड वैल्यूएशन मॉडल, वैल्यूएशन कैसे करना है, इट इज सिमिलर टू द प्रेफरेंस शेयर का रिडीमेबल वाला। तो इसमें भी क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट को केडी, केडी इज व्हाट, केडी इज योर कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन डिबेंचर। तो ये बोल रहा है कि केडी के जो रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ डिबेंचर है, इसको वाईटीएम बोलते हैं बॉन्ड के केस में, ये याद रखना। मैं केडी एक बार यूज कर रहा हूँ फिर भी। सो व्हाट हैपेंस कि वैल्यू ऑफ बॉन्ड में वील डिस्काउंट ऑल द इंटरेस्ट पेमेंट्स बाय केडी, एंड विल डिस्काउंट द फेस वैल्यू, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट अपने को ईयर एंड पे मिलना है, सॉरी मेच्योरिटी पे मिलना है, उसको अपन डिस्काउंट कर लेंगे केडी से। तो इट इज वेरी सिमिलर टू द
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डी टू द पावर टी बराबर है, तो आई अगर एक पहले साल का देख रहा हूँ तो आई डिवाइड बाय 1 प्लस के डी टू द पावर 1, फिर आई टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस के डी टू द पावर 2, ऐसा करके चलते जाएगा। एंड फेस वैल्यू अगर 10,000 रुपए तो 10,000 डिवाइड बाय 1 प्लस के डी टू द पावर, अगर 5 साल का बॉन्ड है, टू द पावर 5। तो इसको मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सेम है जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का, ठीक है। इसमें वी क्या होता है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड, आई होता है एनुअल इंटरेस्ट पेबल ऑन द बॉन्ड, दिस इज एनुअल इंटरेस्ट पेबल ऑन द बॉन्ड, याद रखना। इसका भी वेरिएशन आएगा नीचे। सो अगर ये मैंने जो बताया था यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट डिफर कर सकता है, तो अगर ये सेमी एनुअल होगा ना तो अपन आई को डिवाइड बाय 2 करेंगे बिकॉज हाफ ईयरली पेमेंट आएगा, एंड केडी को भी डिवाइड बाय 2 करेंगे क्योंकि केडी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर या रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन डिबेंचर या फिर वाईटीएम पर एनम का निकलता है। सो डिवाइड बाय 2 करके सेमी एनुअल निकालेंगे। एंड जो एन है, एन इज मेच्योरिटी ऑफ पीरियड ऑफ द बॉन्ड, तो ये भी अपना चेंज होगा, नीचे मैं दिखाता हूँ। तो एक बार तुरंत बीच का हटा के अगर सेमी एनुअल होगा तो क्या होगा, सो सेमी एनुअल होगा तो यू कैन सी मैं जो बोल रहा था आई बाय 2 हो गया, के डी बाय 2 हो गया, के डी बाय 2 हो गया, और एन जो है ना ये 2n हो गया। 2n क्यों हो गया, अब मैं इसको एक छोटा सा एकदम एवरेज सा एग्जांपल लेके बताता हूँ क्या हो रहा है केस। 10,000 रुपए का मेरा बॉन्ड वैल्यू है, ठीक है, मतलब बेसिकली इट इज माई पार वैल्यू, पीवी, ठीक है। 10,000 रुपए के में मेरे को कूपन बोल रहा है 5%, नहीं 5 भी नहीं, चलो 10% ले लो, बट यहाँ पर एक चीज जोड़ दिया, पेएबल, एक सेकंड, ये 10% पर एनम, पेएबल सेमी एनुअली, राइट। अब यहाँ पर मेरा कैसे होगा, मान लो एन जो है यानी कि मेच्योरिटी पीरियड वो 5 साल का है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा मैं समझा देता हूँ। 10,000 का 10% यानी कि कितना हो गया, 1,000 रुपए मेरे को पर एनम आएगा क्या, कूपन, बट बिकॉज इट इज पेबल सेमी एनुअली मेरे को कितना कूपन आएगा, 5,000 रुपए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई है मेरा 10,000, ठीक है, तो मैं जब फॉर्मूला बनाऊंगा ना मैं बोलूंगा भाई 10,000 नहीं, मेरे को 5,000 रुपए मिल रहा है पर क्वार्टर, सॉरी पर हाफ ईयर। तो इसका जो मैं डिस्काउंटिंग भी करूंगा ना, तो मैं यहाँ पे वाईटीएम भी ले लेता हूँ, वाईटीएम यानी केडी इज लेट से आई डोंट नो 12% ले लेते हैं, 12% पर एनम। तो यहाँ पर मैं 12% नहीं करूंगा, यहाँ पे 12% बाय 2 करूंगा यानी 6% करूंगा। सो अब यहाँ पर टू द पावर क्या आएगा, सो टू द पावर कुछ लोग क्या करते हैं 1/2 कर देते हैं, बट 1/2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मेरे को मैंने कूपन को भी आधा कर दिया, मैंने केडी को भी आधा कर दिया, यानी ये मेरा एक हाफ ईयर का ही बात कर रहा हूँ, तो ये टू द पावर 1 होएगा। ऐसा कर करके मान लो मेरे को 10 कूपन मिल रहा है, 10 कूपन का मैं प्रेजेंट वैल्यू लाया, एंड जो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर में मेरे को क्या मिलेगा, 10,000 रुपए, जो मेरा मान लो पार पे ही ये मेरे को रिडीम हो रहा है, तो 10,000 रुपए वापस मिलेगा। इसको अगेन मैं डिस्काउंट करूंगा 1.06 से। 1.06 कैसे है, 12% डिवाइड बाय 2 यानी 6%, 1 प्लस 6% इज 1.06, टू द पावर 10 होएगा। 10 क्यों हो रहा है, क्योंकि 5 साल का, लेकिन मेरा 2 बार पर ये हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको, कंपाउंडिंग, तो 10 बार कंपाउंडिंग हुआ टोटल, इसलिए 1.06 टू द पावर 10 होगा। अगर ये एनुअल कंपाउंडिंग होता तो मैं 1.112 टू द पावर 5 करता, राइट, 1.12 टू द पावर 5, बट यहाँ पे मैं करूंगा 1.06 टू द पावर 10 बिकॉज इट इज सेमी एनुअल। अगर ये क्वार्टरली होगा तो क्या करूंगा, 12% जो है उसको डिवाइड बाय 4 करूंगा, 3 हो जाएगा, 1.03 टू द पावर 5 इंटू 4 यानी 20। ऐसा कर करके अपन इससे खेलते हैं नंबर से। ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज कंपाउंडिंग को अपन को इफेक्ट देना है, कंपाउंडिंग को इफेक्ट देना है। अगर ये सब सिंपल इंटरेस्ट का होता तो इतना कोई तामझाम नहीं करना पड़ता, बट ये जैसे जैसे क्वेश्चंस बनाओगे इस पे हाथ बैठता जाएगा, ऐसा कोई लोड नहीं है। फिर आता है बॉन्ड वैल्यू थ्योरम्स, जो बीच का मैंने छोड़ा, अब ये और क्लैरिटी आएगा, मैं बताता हूँ। तो अभी समझना मैंने फॉर्मूला कैसे बनाया था, ये एकदम मैं फालतू, फिर से न्यूमरेटर में मैंने कूपन रेट यूज किया था, राइट, और डिनोमिनेटर में मैंने वाईटीएम यूज किया था, और मतलब फॉर्मूला इसके अराउंड ही बिल्ड हो रहा है, बट मैं एक सिंपल बोल रहा हूँ। और इससे मैं क्या निकाल रहा था कि मेरे बॉन्ड का क्या वैल्यू है, राइट। तो अगर अगर मेरा कूपन रेट ज्यादा होगा तो मेरा बॉन्ड का वैल्यू ज्यादा आएगा, अगर मेरा वाईटीएम ज्यादा होगा तो मेरा बॉन्ड का वैल्यू कम आएगा, राइट। और सिमिलरली अगर कूपन रेट मैं कम करूंगा तो मेरा बॉन्ड का वैल्यू कम होएगा, और वाईटीएम कम करूंगा तो मेरा बॉन्ड का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब अगर डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो मेरा वैल्यू बढ़ेगा, और न्यूमरेटर कम हो रहा है तो वैल्यू घटेगा, सिंपल इज दैट। तो इसका मतलब क्या, अगर मेरा कूपन रेट जो है वो, ये क्या बोल रहा है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी वाईटीएम और कूपन रेट दोनों सेम है, दोनों सेम है तो पार हो गया, दोनों सेम है तो जो मेरा 10,000 रुपए का 10,000 रुपए पूरा मिलेगा।
बट अगर मेरा YTM ज्यादा है कूपन रेट से तो बॉन्ड डिस्काउंट पे सेल होगा, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमरेटर से। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मेरा YTM ज्यादा है, सॉरी YTM कम है और कूपन रेट ज्यादा है, तो मेरा बॉन्ड प्रीमियम पे होगा, क्योंकि मेरा न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर के कंपेरेटिव। और लास्ट बोल रहा है लॉन्गर द मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड ग्रेटर द बॉन्ड प्राइस चेंज विथ गिवन चेंज इन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अभी ये क्या बोल रहा है लास्ट, ये मेच्योरिटी वाला कंसेप्ट भी आगे पढ़ेंगे। तो जितना ज्यादा मेच्योरिटी होता है उतना ये बोल रहा है कि बॉन्ड का प्राइस चेंज होने का चांस ज्यादा रहेगा व्हेन यू थिंक इट थ्रू YTM का पर्सपेक्टिव, राइट। तो जितना ज्यादा मेच्योरिटी आएगा बॉन्ड का उतना ज्यादा उसमें रिस्क रहेंगे, क्योंकि 10 साल का अगर बॉन्ड है तो वो ज्यादा फैक्टर्स प्ले आउट होंगे एज कम्पेयर टू अ 2 ईयर बॉन्ड या 3 ईयर बॉन्ड। तो इसलिए ये बोल रहा है कि जितना ज्यादा मेच्योरिटी उतना ग्रेटर द बॉन्ड प्राइस चेंज। और YTM क्या होता है वैसे तो मैंने बता दिया, YTM इज नथिंग बट द KD इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ डिबेंचर्स। तो अगेन KE KD और अपन ने KP पढ़ा और KO भी पढ़ा है वैसे। सो KD क्या होता है ना, या YTM क्या होता है, YTM इज नथिंग बट द IRR ऑन अ बॉन्ड। IRR मैंने एकदम शुरू में फर्स्ट वीडियो के शुरू में बताया था कि IRR इज नथिंग बट द रेट एट विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज इक्वल्स टू द मार्केट प्राइस, राइट। तो YTM ही KD होता है, सॉरी YTM इज नथिंग बट एन IRR ऑन द बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। एकदम सिंपल है। YTM का कैलकुलेशन आगे पढ़ेंगे, ड्यूरेशन का कैलकुलेशन पढ़ेंगे एंड बॉन्ड वैल्यू का कैलकुलेशन भी अपन ने पढ़ लिया काफी। सो अब अपन आगे बढ़ सकते हैं प्राइस यील्ड रिलेशनशिप पे। आई एम टेकिंग अ ब्रेक टू हैव ब्रेकफास्ट एंड देन आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग अगेन। Okay, so let's begin after a short pause. So the next topic is price to yield relationship. तो इसको मैं अगर एक ग्राफ में बनाऊं, so this is price and this is YTM। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, अगर आपका YTM इतना है तो लेट्स से प्राइस इतना है, ठीक है। जैसे अगर आपका YTM बढ़ता है तो प्राइस जो है वो कम होता जाएगा। दिस मीन्स एक नेगेटिव स्लोप बनेगा। इसका क्या मतलब होता है कि मैंने ये ऊपर बता दिया, वैसे YTM जो है मेरा डिनोमिनेटर पे, राइट। तो मेरा डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो मेरा प्राइस ऑब्वियसली कम होएगा। सो वही ये बता रहा है कि जैसे जैसे एक आदमी का रिक्वायर्ड रिटर्न या फिर YTM या फिर KD वो जैसे जैसे वो बढ़ाते जाएगा, वैसे वैसे जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज है, जो मेरा राइट साइड ऑफ द इक्वेशन है, वो घटता जाएगा। दैट विल लीड टू लोअर प्राइसेस। और अगर मेरा YTM कम होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज बढ़ेगा, तो मेरा प्राइस बढ़ेगा। तो दैट इज व्हाई दिस हैज अ इनवर्स रिलेशनशिप, ये याद रखना। फिर रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड टाइम। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड मस्ट इक्वल इट्स पार वैल्यू एट मेच्योरिटी नॉर्मली, बट इफ द बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट प्रीमियम, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। तो लेट्स से पार वैल्यू 10,000 है, बॉन्ड आज अगर 11,000 में मिल रहा है ना, इट इज एट ईयर 0 और लेट से 5 साल का है, तो ये बोल रहा है धीरे 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 करके वो 10,000 रुपये पे जाएगा। और अगर 9,000 रुपये का है तो वो भी धीरे धीरे करके 10,000 रुपये जाएगा। तो अगर डिस्काउंट पे तो धीरे धीरे प्राइस बढ़ेगा और प्रीमियम पे तो धीरे धीरे प्राइस गिरेगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मेच्योरिटी अमाउंट है उस पर बॉन्ड अपने आप आ जाएगा। तो उसके लिए ये दिया हुआ है यहाँ पे बॉन्ड प्राइस और टाइम का, विथ टाइम बॉन्ड अपने पार वैल्यू पे आता है, इसका ये मतलब हुआ। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड का बेसिकली मतलब होता है जो अपन पढ़ते थे पे बैक पीरियड, राइट। पे बैक पीरियड करके एक IPCC में पढ़ते थे, तो पे बैक पीरियड ही ड्यूरेशन होता है बॉन्ड का, ठीक है। तो ये हुआ ड्यूरेशन का बेसिक आइडिया। अब ड्यूरेशन में यहाँ पर दो चीज बोल रहा है, ड्यूरेशन फॉर अ बॉन्ड, अरे सॉरी, ठीक है। सो ये बोल रहा है ड्यूरेशन फॉर अ बॉन्ड विच इज कूपन बियरिंग और विच इज नॉन कूपन बियरिंग। तो जो नॉन कूपन बियरिंग होता है ना उसको जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं, ZCB, जीरो कूपन बॉन्ड। तो जब अपन कूपन बियरिंग बॉन्ड का बात कर रहे हैं तो मेरे को न्यूमरेटर में क्या क्या मिलेगा, कूपन भी मिलेगा और मेच्योरिटी वैल्यू भी मिलेगा, जिसको मैं YTM से डिस्काउंट करूंगा और मेरा ड्यूरेशन निकालूंगा। ड्यूरेशन का फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो भी कूपन बियरिंग बॉन्ड है उनका ड्यूरेशन हमेशा उनकी मेच्योरिटी से कम होगा। देखो मैं समझाता हूँ, 5 साल का बॉन्ड है, अगर 5 साल का बॉन्ड है तो मेच्योरिटी 5 ईयर्स हुआ, बट ड्यूरेशन जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरा जो कैश फ्लोज है वो मेरे को कितने जल्दी मिलेगा वापस, जो मेरा प्रोमिस्ड कैश फ्लो है वो कितने टाइम में मिलेगा। सो बिकॉज आई एम गेटिंग कूपन्स अलॉन्ग विद द मेच्योरिटी वैल्यू, मेरा जो ड्यूरेशन है दैट विल बी लेसर या लोअर देन द मेच्योरिटी पीरियड। बट अगर वो ZCB है तब केस डिफरेंट हो जाएगा, जितना ज्यादा मेरा कूपन होगा उतना कम मेरा ड्यूरेशन होगा। तो ये चीज इधर कंसेप्ट में अपन को बताया हुआ है।
अगर ZCB होगा तो ZCB में देर इज अ हाई चांस कि जो अपना मेच्योरिटी और जो अपना ड्यूरेशन दे विल बी सेम, क्योंकि मेरे को सीधा सीधा 5 साल बाद ही अपना एक पेमेंट मिलेगा जो मेरा मेच्योरिटी वैल्यू होगा। ZCB में जनरली क्या होता है, रिटर्न कैसे कमाता है आदमी, अगर 10,000 का बॉन्ड है ना तो 9,000 या 8,500 ऐसा कुछ अमाउंट पे उसको बेच देंगे आज के डेट पे। तो जो 1,500 रुपए का गैप है दैट यू विल गेट एट मेच्योरिटी, यानी 5 साल बाद 1,500 रुपए अपने को रिटर्न में मिलेगा। वैसा रहता है उसका कंसेप्ट। तो ये बोल रहा है सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बॉन्ड ड्यूरेशन। पहला टाइम टू मेच्योरिटी, अगर मेच्योरिटी का टाइम कम होगा तो ड्यूरेशन भी कम होगा, और क्योंकि लेसर इंटरेस्ट रेट रिस्क होगा, और अगर मेच्योरिटी का टाइम ज्यादा होगा तो बॉन्ड का ड्यूरेशन भी ज्यादा होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट रिस्क भी ज्यादा होगा। सिंपल एज दैट। कूपन रेट, कूपन रेट न्यूमरेटर में आता है, तो ये बोल रहा है कि अगर कूपन रेट जो है वो ज्यादा होगा तो बॉन्ड का ड्यूरेशन कम होगा, ऊपर अपन ने पढ़ लिया। और वाईटीएम, वाईटीएम में ये बोल रहा है कि जितना ज्यादा वाईटीएम होगा उतना लोअर ड्यूरेशन होगा, क्योंकि वाईटीएम डिनोमिनेटर में आता है। अभी हायर वाईटीएम मींस लोअर ड्यूरेशन एंड लोअर इंटरेस्ट रेट रिस्क। अभी यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। हायर द कूपन रेट लेसर वुड बी द ड्यूरेशन, ये अग्री कर रहा हूं मैं, बट हायर द वाईटीएम लोअर विल बी द ड्यूरेशन, ये यहां से प्रूव हुआ। तो यहां पर अपन को दोनों चीज बता रहा है कि कूपन रेट ज्यादा होगा तो भी ड्यूरेशन कम होगा, और अगर वाईटीएम ज्यादा होगा तो भी ड्यूरेशन कम होगा। दोनों केस में सेम चीज हो रहा है, ये याद रखना है। तो ये क्यों हो रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि अगर कूपन रेट ज्यादा होगा तो मेरे कैश फ्लो ज्यादा होंगे तो मेरा पेबैक पीरियड कम होगा, इसका मतलब मेरा ड्यूरेशन कम होगा। और अगर वाईटीएम ज्यादा है तो इसका मतलब ड्यूरेशन मेरा कम होगा, क्योंकि वाईटीएम डिनोमिनेटर में आता है, एंड हेंस इंटरेस्ट रेट रिस्क कम होगा। अब अपन आते हैं ड्यूरेशन के फॉर्मूले पे, जो कि मैं फिर स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं क्वेश्चन के साथ करना चाह रहा हूँ। सो बस एक इंट्रो, ड्यूरेशन दो टाइप का होता है, फर्स्ट इज मकॉले ड्यूरेशन एंड सेकंड इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मकॉले ड्यूरेशन इज योर पेबैक पीरियड, मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज योर मॉडिफाइड पेबैक पीरियड। मकॉले ड्यूरेशन क्या कर रहा है, मकॉले ड्यूरेशन अपना जो भी फ्यूचर कैश फ्लोज है उनको प्रेजेंट वैल्यू पे लाता है और उसको डिवाइड करता है प्राइस ऑफ द बॉन्ड से, ठीक है। तो इससे अपन को समझ आता है कि वो पूरा पैसा रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा, विच इज बेसिकली माई पेबैक पीरियड और माई ड्यूरेशन। एंड व्हेन आई से ड्यूरेशन इट ऑलवेज मीन्स मकॉले ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या कर रहा है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन मकॉले ड्यूरेशन को डिवाइड कर रहा है वाईटीएम से। ये क्यों कर रहा है, ये इंटरेस्ट रेट रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या, अब मैं ऊपर क्या बताया था कि वाईटीएम अगर बढ़ता है तो जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट रिस्क कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं वाईटीएम बढ़ा देता हूँ तो मेरा डिनोमिनेटर बढ़ेगा, विच एज अ रिजल्ट ऑफ विच मेरा मॉडिफाइड ड्यूरेशन कम होगा, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ इंटरेस्ट रेट रिस्क यहाँ कम हो रहा है मेरा, जैसे मेरा वाईटीएम बढ़ रहा है। तो यही अपन ने ऊपर थ्योरी में पढ़ा था। बट ये दोनों फॉर्मूले को मैं प्रॉपरली एक क्वेश्चन के साथ टच करूंगा तो जो चीजें ना वो और क्लियर होगी, इसलिए मैं ये वाला अभी नहीं करा। अब अपना नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इम्यूनाइजेशन का। इम्यूनाइजेशन बेसिकली क्या बोल रहा है कि अपना जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है, जो मैं ऊपर बार बार बोल रहा था, वो दो चीज से बनता है, प्राइस रिस्क और री इन्वेस्टमेंट रिस्क। एक ब्रीफ अगर दूं तो प्राइस रिस्क है कि बॉन्ड का प्राइस आगे चल के घट जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट रिस्क शिफ्ट होने के कारण वो, और री इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है कि जो भी बॉन्ड से कैश फ्लो आ रहे हैं उनको जब री इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को कम रिटर्न मिलेगा। ये दो कंपोनेंट इंटरेस्ट रेट रिस्क को बनाते हैं। और इम्यूनाइजेशन क्या बोलता है, इम्यूनाइजेशन बोलता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे जो ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड है दैट इज इक्वल टू द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ द बॉन्ड। मेच्योरिटी पीरियड बोल लो, होल्डिंग पीरियड बोल लो। ये क्यों बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर ऐसा एक पॉइंट आप खोज लो जहां पर ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू इट्स मेच्योरिटी पीरियड या होल्डिंग पीरियड, तो अपन बोलते हैं कि बॉन्ड में कोई इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं है। और अगर इंटरेस्ट रेट रिस्क है तो ड्यूरेशन और मेच्योरिटी पीरियड सेम नहीं होगा, या होल्डिंग पीरियड और ड्यूरेशन सेम नहीं होगा। तो इम्यूनाइजेशन कब अचीव हुआ, जब अपना ड्यूरेशन इज इक्वल टू द होल्डिंग पीरियड या मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। तो इसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द इंटरेस्ट रेट रिस्क बेसिकली। सो यील्ड कर्व पे आते हैं। अब यील्ड कर्व इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेसिकली यील्ड कर्व क्या दिखा रहा है, इट शोज हाउ वाईटीएम इज रिलेटेड टू द मेच्योरिटी ऑफ बॉन्ड्स दैट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स एक्सेप्ट मेच्योरिटी। तो ये बताना चाह रहा है कि अगर एक मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड बढ़ते जाएगा तो वाईटीएम कैसे एक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे इन्होंने कुछ कर्व्स बनाए हैं, ये है टर्म ऑफ द बॉन्ड और ये है वाईटीएम। एक्स एक्सिस इज द मेच्योरिटी, वाई एक्सिस इज द सॉरी हाँ, एक्स एक्सिस इज द मेच्योरिटी एंड वाई एक्सिस इज द वाईटीएम। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग में क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे टर्म बढ़ेगा वाईटीएम बढ़ेगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है कि टर्म बढ़ेगा वाईटीएम गिरेगा।
फ्लैट हो सकता है कि रिस्पेक्टिव ऑफ द टर्म वाईटीएम सेम रहेगा, और हम्प्ड हो सकता है कि जब टर्म बढ़ रहा है तो पहले तो वाईटीएम बढ़ेगा बट कुछ टाइम बाद वाईटीएम गिरने लग जाएगा। एनी काइंड ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। फिर एक आता है फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट का कंसेप्ट, इसको मैं समझाता हूँ। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कुछ क्वेश्चंस में आ सकता है। सो बेसिकली आई टेल यू व्हाट हैपेंस। लेट्स से 10,000 रुपये एक साल के बाद मेरे को मिलेगा ईयर 1 पे, ठीक है, और ईयर 0 पे मान लो 9,000 रुपये मेरे को बॉन्ड का प्राइस है। अब मेरे को निकालना है कि भाई, ये मैं बात कर रहा हूँ जीरो कूपन बॉन्ड की, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड में कोई कूपन नहीं होता, सिर्फ प्रिंसिपल का रीपेमेंट होता है। सो 10,000 रुपये अगर एक साल के बाद मिल रहा है और आज 9,000 रुपये, तो मैं बोलूंगा 10,000 डिवाइडेड बाय 1+R1 करूंगा, तो मेरे को मिल जाएगा एक साल का वाईटीएम कितना है। फिर लेट से 2 साल बाद मेरे को बोल रहा है 11,000 रुपये ले लेना, तो 11,000 रुपये 2 साल बाद जो मिलेगा उसके लिए मैं क्या करूंगा, 11,000 को डिवाइड करूंगा R1 और 1+R2 से, 1+R1 और 1+R2 से। तो R1 मेरा कैसे निकला, पहले साल का जो कैलकुलेशन किया था उससे। फिर R1 को जब मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो मेरा R2 आ जाएगा। सिमिलरली ये मैं 5 साल 10 साल कितने के लिए भी आगे जा सकता हूँ। सो दीज आर नथिंग बट माई फॉरवर्ड रेट्स। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये क्या बोल रहा है कि फॉरवर्ड रेट्स कैलकुलेट करते करते अपन आगे R1 R2, जिसको ये F वर्ड भी यूज कर ले रहा है कि भाई फॉरवर्ड रेट हो गया, तो जैसे अपन R1 निकाल लिए उससे अपन F2 निकाल लिए, या R2 निकाल लिए उससे F3 निकाल लिए, एंड द कॉम्बिनेशन कैन गो ऑन। तो जैसे ये एक बड़ा सा क्वेश्चन बनाया है कि आज अगर 10,035 रुपये मिल रहा है, 1,350 रुपये डिवाइड बाय R1, 1,350 डिवाइड बाय R1 R2 एंड 11,350 डिवाइड बाय R1 R2 R3। ये क्या है, ये बोल रहा है कि एक 3 साल का बॉन्ड है, 1,350 रुपये पहले साल में मिला, 1,350 रुपये दूसरे साल में मिला, 1,350 रुपये तीसरे साल में मिला, एंड तीसरे साल के एंड में 10,000 रुपये मिला। तो इसके लिए अपन को R1 R2 R3 तीनों चाहिए, राइट। बट मैं R1 R2 R3 निकालूंगा कैसे, तो वो एक अपने को ZCB दिया रहेगा क्वेश्चन में ही देगा। क्वेश्चन में जैसे ये दे देगा अपने को कि भाई आज 10,000 रुपये जो एक साल बाद देगा बॉन्ड, वो आज 8,897 8897 पे मिल रहा है, तो R1 निकाल लेंगे उससे। फिर वो R1 को यूज करके अपन F2 निकाल लेंगे, F2 के लिए एक और बॉन्ड का देगा। फिर वो F2 यूज करके अपन F3 निकाल लेंगे, उसके लिए अपने को एक और बॉन्ड दे देगा। तो वैसा करके अपन निकाल सकते हैं। और इस केस में जो ये क्वेश्चन है, इसमें अपने को F3 या R3 जो भी बोल लो वो निकालना है, तो वो अपने R1 और R2 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो R3 निकल जाएगा इस इक्वेशन से। तो आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट। तो ऐसा करके कितना भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इट इज अ सिंपल सब्सटीट्यूशन एंड रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन विच इज बेसिकली हाउ वी यूज ZCBs to get the coupon to get the YTMs for the coupon bearing bonds as well। बेसिक वो क्वेश्चन है। अब टर्म स्ट्रक्चर थ्योरीज बताने के पहले मैं एक बार रिविजिट करा रहा हूँ 4 टाइप के जो अपन ने वो पढ़ा था। यील्ड कर्व, ये टर्म और YTM का रिलेशन दिखा रहा है, राइट। ये क्या बोल रहा है, अपवर्ड डाउनवर्ड फ्लैट हम्प्ड कुछ भी हो सकता है। ये क्यों होता है, उनके पीछे जो थ्योरीज हैं वो अपन पढ़ते हैं यहाँ पर टर्म स्ट्रक्चर थ्योरीज में। पहली थ्योरी है एक्सपेक्टेशन थ्योरी। एक्सपेक्टेशन थ्योरी क्या बोलता है कि जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स है उनको यूज करके अपन शॉर्टर टर्म इंटरेस्ट रेट को फोरकास्ट कर सकते हैं। ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट रिस्क में काफी चीजें एलिमिनेट हो जाती हैं जो बायसेस हैं। तो ये बोल रहा है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इन द फ्यूचर। दिस इज एन एक्सपेक्टेशन। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, कि शॉर्टर टर्म इंटरेस्ट रेट कैन बी फोरकास्टेड यूजिंग द लॉन्गर टर्म इंटरेस्ट। सेकेंड है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं एक बॉन्ड खरीद रहा हूँ और मेरे सामने एक राम है जो भी बॉन्ड खरीद रहा है, राइट। वो 2 साल का बॉन्ड खरीद रहा है, मैं 10 साल का बॉन्ड खरीद रहा हूँ। तो उसके कंपेरेटिव मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दो रिस्क ले रहा हूँ। एक तो इतना लंबा टेन्योर का रिस्क ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है 10 साल के अंदर। एंड सेकेंड, 10 साल में मेरा पैसा वहां पे फंस गया उस बॉन्ड में, यानी लिक्विडिटी रिस्क आया। सो टू रिस्क, बिकॉज आई एम टेकिंग रिस्क, आई विल एक्सपेक्ट अ हायर रिटर्न। हायर रिटर्न यानी हायर YTM, यानी कि लोअर प्राइस ऑफ द बॉन्ड। तो बेसिकली वो एक इक्वेशन हुआ कि जितना ज्यादा मेच्योरिटी रहेगा बॉन्ड का, जितना ज्यादा टेन्योर है, उतना ज्यादा YTM रहेगा। दिस इज सेइंग कि ये वाला इक्वेशन अपना ऐसा बनेगा, पॉजिटिव स्लोपिंग। जितना ज्यादा मेरा टर्म है उतना ज्यादा मेरा YTM होगा। ये उस इक्वेशन को जस्टिफाई कर रहा है। फिर तीसरा आता है प्रेफर्ड हैबिटेट थ्योरी या मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी। प्रेफर्ड हैबिटेट
पिछले वाले को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ये बोल रहा है कि भाई शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करता है। हो सकता है राम शॉर्ट टर्म में कंफर्टेबल है, मैं लॉन्ग टर्म में कंफर्टेबल हूँ, मेरे लिए लॉन्ग टर्म कम रिस्की है, उसके लिए शॉर्ट टर्म कम रिस्की है। सबका अपना अपना एक थॉट होता है और वो उस हिसाब से लगाता है। सो द प्राइस ऑफ द बॉन्ड शुड डिपेंड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दोज टेन्योर ऑफ बॉन्ड्स। बेसिक आइडिया वो है कि डिमांड सप्लाई का खेल है। तो डिमांड सप्लाई का खेल जब मैं बोलने लग जाऊंगा तो मेरा ये कोई भी कर्व बन सकता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, फ्लैट, थंब, कुछ भी बन सकता है अगर मैं डिमांड सप्लाई का खेल है ये बोलने लग जाऊंगा तो, राइट। तो ये एक टर्म स्ट्रक्चर थ्योरीज है, उनको बैकिंग कर रहा है जो ऊपर अपन ने चार्ट्स पढ़े थे। फिर कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट है। कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट क्या होता है उसको बताने के लिए अपन एक बार ये ग्राफ देखते हैं। ग्राफ क्या बोल रहा है ये ट्राई करना है इसको समझने का। बेसिकली यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्राइस कितना चेंज होगा ड्यू टू अ स्मॉल चेंज इन इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब मैं दिखाता हूँ कैसा। तो लेट्स से कि मेरा इंटरेस्ट रेट इतना है आज, तो इस इंटरेस्ट रेट पे मेरे को ये प्राइस मिल रहा है, राइट। और अगर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया तो मेरा प्राइस कितना ऊपर जाएगा। तो अगर मैं वो लीनियर कर्व बनाता बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट का, अगर ध्यान दोगे मैंने यहाँ पर भी लीनियर कर्व नहीं बनाया था, एक स्लोप बनाया था। सी दिस इज ऑल्सो अ स्लोप विच आई मेड, नॉट अ लीनियर कर्व। ये क्यों हो रहा है मैं समझाता हूँ। अगर लीनियर कर्व होता ना तो थोड़ा सा जो मैं इंटरेस्ट कम करता तो मेरा प्राइस एक्चुअली ये होना चाहिए था बॉन्ड प्राइस, अगर मेरा इंटरेस्ट रेट रिस्क कम हो, सॉरी इंटरेस्ट रेट कम होता। इंटरेस्ट मेरा कम होगा तो मेरा बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, ये तो सबको पता है। इंटरेस्ट रेट अगर मेरा कम होगा, इंटरेस्ट रेट मींस वाईटीएम यहाँ पे ना, तो मेरा वाईटीएम अगर कम होगा यानी मेरा डिनोमिनेटर कम होगा तो मेरा प्राइस बढ़ेगा। तो ये हुआ मेरा प्राइस बढ़ा। बट दिस प्राइस वुड हैव बीन पॉसिबल अगर एक लीनियर कर्व होता, बट ये लीनियर कर्व नहीं है, ये एक कॉन्वेक्स कर्व है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। तो उस कन्वेक्सिटी का एडजस्टमेंट मैं कैसे कर रहा हूँ, अगर मैं प्राइस कम करता हूँ ना तो एक्चुअली सॉरी मेरा अगर इंटरेस्ट रेट कम करता हूँ ना तो एक्चुअली मेरे को ये प्राइस फेच होगा विच इज हायर देन द प्राइस विच अ लीनियर कर्व वुड हैव गिवन मी, राइट। तो ये जो कन्वेक्सिटी का एडजस्टमेंट है ना ये करना होगा। बेसिकली कन्वेक्सिटी का एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं मैं वापस एक बार बोलता हूँ। ये बोलता है कि ड्यू टू अ स्मॉल चेंज इन योर इंटरेस्ट रेट द चेंज इन द प्राइस कैन बी हायर देन व्हाट इट शुड बी। सो दैट्स व्हाई वी एडजस्टेड फॉर द कन्वेक्सिटी। इसका फॉर्मूला क्या है ये अगेन मैं क्वेश्चन के साथ ही करूंगा। सो मैं दोनों ड्यूरेशन, वाईटीएम और कन्वेक्सिटी को क्वेश्चंस के साथ करूंगा ताकि उसका मजा और आए समझने में। फिर कन्वर्टिबल डिबेंचर का बात हो रहा है। कन्वर्टिबल डिबेंचर अपने को पता है क्या होता है, जो डिबेंचर कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। द ऑप्शन टू कन्वर्ट मे बी एट द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, और कुछ केसेस में कंपनी के पास भी रहता है। सो आई टेक एन एग्जांपल फॉर कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। लेट्स से आई हैव 100 डिबेंचर्स, ठीक है। और उस 100 डिबेंचर्स को एक्वायर करने के लिए मैंने लेट से 70 रुपए दिया, तो 7,000 रुपए मैंने दिया डिबेंचर्स लेने के लिए। दीज डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर। लेट से 50 इक्विटी शेयर 100 रुपए के 5,000 रुपए, या इसको एक काम करते हैं, इसको 30 रुपए करके 3,000 कर देते हैं, ठीक है। तो 3,000 रुपए के डिबेंचर्स मेरे पास है और उसकी जगह मेरे को मिल रहा है 5,000 रुपए के इक्विटी शेयर, ऐसा समझो पहली चीज। तो अभी कुछ यहाँ पर रेशियोज कैलकुलेट हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज योर कन्वर्जन रेशियो। कन्वर्जन रेशियो क्या होगा, 50 इक्विटी शेयर मेरा 100 के बदले यानी 1:2 का कन्वर्जन रेशियो होगा। तो दैट इज द फर्स्ट टॉपिक अपना यहाँ पर, कन्वर्जन रेशियो। सेकंड आता है कन्वर्जन प्राइस। तो कन्वर्जन प्राइस क्या बोल रहा है, द प्राइस पेड फॉर इक्विटी शेयर इज कॉल्ड द कन्वर्जन प्राइस। तो लेट्स से अपने एग्जांपल में कन्वर्जन प्राइस निकलेगा, मैंने 3,000 रुपए दिए थे और मेरे को 50 इक्विटी शेयर मिल रहा है, यानी माई कन्वर्जन प्राइस इज 60 रुपीज पर इक्विटी शेयर। और लास्ट आता है मेरा कन्वर्जन वैल्यू। सो कन्वर्जन वैल्यू के लिए क्या बोल रहा है, एक डिबेंचर का कन्वर्जन वैल्यू होगा प्राइस पर इक्विटी शेयर। प्राइस पर इक्विटी शेयर अपने केस में कितना था, 100 रुपए लिया था मैंने, एंड द कन्वर्टेड नंबर ऑफ शेयर्स पर डिबेंचर। तो पर डिबेंचर कितना मिल रहा है मेरे को, 0.5, क्योंकि दो डिबेंचर के पीछे एक शेयर मिला है, तो 0.5 आएगा विच इज 50 रुपीज। तो 50 रुपीज मेरा कन्वर्जन वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिबेंचर हुआ। कन्वर्जन रेशियो 1:2 हुआ। एंड कन्वर्जन प्राइस हो गया, मैंने 3,000 रुपए दिए थे जिससे मेरे को 50 शेयर मिला, यानी 60 रुपीज मैंने एक शेयर के पीछे दिया हुआ है।
So these are the three things around convertible debentures. The next topic will be valuation of warrants. तो warrants और convertible debentures का एक छोटा डिफरेंस मैं समझा देता हूँ पहले, दोनों क्या होता है उससे क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। convertible debentures एंड warrants. कन्वर्टिबल डिबेंचर में दो चीज है, एक डिबेंचर है और एक डिबेंचर के साथ एक अटैच्ड राइट टू कन्वर्ट है, राइट टू कन्वर्ट टू इक्विटी शेयर। और वारंट इन इटसेल्फ इज जस्ट द राइट टू एक्वायर इक्विटी शेयर, राइट टू सब्सक्राइब इक्विटी शेयर। तो जब मैं कन्वर्टिबल डिबेंचर की बात करता हूँ ना, सो दिस इज नॉट डिटैचेबल। जो डिबेंचर है और जो राइट टू कन्वर्ट द डिबेंचर इन इक्विटी शेयर है वो दोनों साथ में जाता है, मैं अलग से राइट टू कन्वर्ट नहीं बेच सकता। बट वारंट इज डिटैचेबल इन द सेंस कि वो राइट ही है, वो राइट तो मैं किसी को भी बेच सकता हूँ ना, राइट टू कन्वर्जन। एंड सेकेंड है कि कैश, जो कन्वर्टिबल डिबेंचर है यहाँ पे कोई भी कैश पेमेंट नहीं कर रहा मैं, ऊपर अगर एग्जांपल भी देखोगे मैंने कोई पेमेंट नहीं किया नया। बट वारंट में कैश पेमेंट करना पड़ता है मेरे को टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर थियोरेटिकल वैल्यू का फॉर्मूला दिया हुआ है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, जो इक्विटी शेयर है वो, माइनस जो वारंट, एक वारंट के पीछे जो भी एक्सरसाइज प्राइस मैंने खर्चा किया वो, इनटू द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कन्वर्टिबल विद वन वारंट। इससे मेरा जो थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ वारंट है वो आ जाएगा। थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ वारंट यानी वो वारंट के एक्सरसाइज करने से मेरे को एक्चुअली कितने रुपए का सामान मिला, कितना वैल्यू मिला। ये हो गया वैल्यूएशन ऑफ वारंट्स। नेक्स्ट विल जंप टू जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स के लिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, दीज बॉन्ड्स आर इशूड बाय कॉर्पोरेट सेक्टर कैरी ए पोटेंशियली हायर डिग्री ऑफ रिस्क। ये मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि 10 साल का बॉन्ड है तो 10वें साल पे पेमेंट आया एक तरीके से, मेरे को 10 साल तक कुछ नहीं आ रहा है, उसमें कंपनी डूब गई तो एज कम्पेयर टू कूपन बेयरिंग बॉन्ड, उसमें क्या होगा, अगर 5 साल बाद कंपनी डूब रही है तो कम से कम 5 साल का कूपन तो जेब में आया, वो फर्क हुआ। फिर रिफंडिंग ऑफ बॉन्ड रिफंडिंग का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा रहता है, मजेदार रहता है, इसका भी अपन क्वेश्चन करेंगे। मैं एक बार लिख लेता हूँ क्या क्या क्वेश्चन करना है। YTM पे करना है, ड्यूरेशन पे करना है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन पे करना है, कन्वेक्सिटी पे क्वेश्चन करेंगे अपन, और एक रिफंडिंग डिसीजंस पे करेंगे क्वेश्चन। इसके लिए एक सेपरेट सिर्फ इन क्वेश्चंस पे वीडियो कर लेंगे अपन। फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, शॉर्ट ड्यूरेशन, लार्ज वॉल्यूम, ये सब ठीक है, कॉल, नोटिस मनी, ट्रेजरी बिल, ये इजी है, ये सब पढ़ लेना एक बार। कमर्शियल बिल्स, नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ दिस। कमर्शियल पेपर खत्म हो गया चैप्टर यहाँ पे। सो ये जो लास्ट का है ना, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, मोटा मोटी सेम टाइप का रहेगा सारा जो अपन ने इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर पढ़ा है। बट स्टिल अगर इनमें कहीं पे भी डाउट है, यू जस्ट पुट इन द कमेंट। लेट से कमर्शियल पेपर के क्वेश्चन में डाउट आ रहा होगा तो मैं कमर्शियल पेपर पे एक सेपरेट वीडियो बना लूंगा, उसमें कोई भी इशू है ही नहीं। तो अपन यहाँ पर एक बार ये वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चंस में इन टॉपिक्स पे मैं क्वेश्चंस का एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ। तो अपना इसके साथ सिक्योरिटी वैल्यूएशन खत्म हो जाएगा। एंड होप यू लाइक द लेक्चर, एंड ऑन दैट नोट, गुड बाय।